गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट पार्ट आपका है, दिस इज योर थ्योरी, दिस इज योर सीए फाइनल एएफएम थ्योरी पार्ट एंड दिस इज ऑफ 16 to 20 मार्क्स। यस सर, 16 to 20 मार्क्स। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? जैसे डेरिवेटिव्स था, डेरिवेटिव्स भी आपके पास कितने मार्क्स का था? अबाउट 16 मार्क्स। फॉरेक्स की बात करें तो दिस इज अबाउट 20 मार्क्स। तो वैसे ही मेरे लिए ये थ्योरी पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर भी मुझे मार्क्स गेन करने हैं। कम से कम 10 to 12 मार्क्स मुझे यहां पर गेन करने हैं अपने थ्योरी से। तो यहां पर एक केस स्टडी आएगी जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 एमसीक्यूज होंगे। दिस इज ऑफ 6 मार्क्स। तो एक थ्योरी क्वेश्चन आपके पास यहां पर मिलेगा जो एमसीक्यू के अंदर होगा एंड दिस इज अगेन ए कंपलसरी पार्ट। और साथ में यहां पर डायरेक्ट थ्योरी होगी 10 to 14 मार्क्स की, और वो भी जो क्वेश्चंस आप कवर करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की ऑप्शन है, उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चंस तो आपको करने ही है। और हर क्वेश्चन के साथ एक 4 मार्क्स का आपका थ्योरी का पार्ट मिलेगा। तो टेक्निकली आपके पास 16 to 20 मार्क्स की थ्योरी आने वाली है और ऑलमोस्ट कंपलसरी है। ऑलमोस्ट कंपलसरी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ 4 मार्क्स का पार्ट है। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कंपलसरी वो पार्ट आपको करने ही पड़ेंगे। तो डेफिनेटली मैं कम से कम वहां पर 12 to 16 मार्क्स तो कंपलसरी बोल ही सकता हूं कि जो आपके पास आने वाला है। दिस इज फ्रॉम थ्योरी। अब थ्योरी के लिए करना कैसे है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बुक पढ़ लूंगा तो मैं तब कवर पर कर पाऊंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप पहले 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूं और साथ में आपको थ्योरी का पार्ट कवर करना है। तो यहां से आपके पास एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, चाहे वो प्रैक्टिकल आए चाहे वो थ्योरी आए। फिर आपके पास स्टार्टअप फाइनेंस, यहां पर कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो वो भी डेफिनेटली हमें करने हैं। तो वहां पर हमारे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एडिशन हुआ है, जो नए थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको कवर करने हैं। साथ में सिक्योरिटाइजेशन, अगेन एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। 4 मार्क्स तो आप समझ ही लो। तो ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स, तो आपके पास 12 मार्क्स तो यही हो गए। और साथ में सबसे पहला चैप्टर आपके पास है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, अगेन वी हैव 4 मार्क्स। तो अबाउट आप समझ सकते हैं 12 to 16 मार्क्स तो इन चैप्टर से ही आपका कवर हो जाएगा। तो बट फिर भी कभी कभी एक क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से आ जाते हैं, बट वो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं जिसकी ऑलरेडी प्रैक्टिकल की हम पूरी प्रैक्टिस कर चुके हैं, पूरे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली वहां पर उस थ्योरी पार्ट को हम टेक्निकली हम वहां पर उसको कवर कर सकते हैं। तो पहले आप ये 4 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करो और उसके बाद आप मूव करो आगे। जो बैलेंस पार्ट है उसमें भी आप इंपॉर्टेंट थ्योरी पे ही जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सारा कवर करेंगे तो दिस इज अबाउट मोर देन 100 पेजेस, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो बट मैं ये कहूंगा ये 4 चैप्टर हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसमें मैं स्टडी मटेरियल को भी कवर करूंगा, साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करूंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि सर स्टडी मटेरियल से ही कराओ, क्योंकि वहां पर क्योंकि अब एमसीक्यू बेस्ड आ गया है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो मैं वहां पर स्टडी मटेरियल को भी फॉलो करूंगा और साथ में जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं तो वो भी आप वहां पर उसको फॉलो करें। तो नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप अपना मेरा टेलीग्राम चैनल से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर पूरे नोट्स अवेलेबल हैं, थ्योरी नोट्स की बुक पूरी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में स्टडी मैट तो आपके पास है ही, और दोनों से हम ये चारों चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा स्ट्रैटेजी है किस तरह से हम पूरा थ्योरी पार्ट को, और वो भी मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई 4-5 मार्क्स की 6 मार्क्स की है, नहीं सर, पूरा 16 to 20 मार्क्स। जैसा फॉरेक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, डेरिवेटिव मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, कैपिटल बजटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, वैसे ही मेरे लिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। आप उसको स्किप करके नहीं जा सकते हैं और उसको वहां पर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि हम कर लेंगे, एमसीक्यू तो हो जाएगा, एमसीक्यू में तो एबीसी में से एक सेलेक्ट करना है। नहीं सर, हो नहीं पाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूं। तो केस स्टडी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी पड़ेगी थ्योरेटिकल बेसिस में, तो बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करके हम पढ़ेंगे, और जिससे आपको वहां पर देख लीजिए डेफिनेटली आपको क्वेश्चन वहां से मिलेंगे और आपका वहां पर 10 to 12 मार्क्स तो मिनिमम आप वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास था, दिस इज अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर थ्योरी, कि थ्योरी कैसे हमें कवर करनी है। अब देखिए फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट, पहले स्टडी मैट से और फिर आगे मूव करेंगे हम अपना
दिस इज फ्रॉम आवर नोट्स, हमारे जो नोट्स हैं, जो मेरी बुक है, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, तो वहां से भी हम देख लेंगे कि कोई वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो भी यहां से हम कवर करेंगे। तो दोनों चीजें हम साथ साथ कवर करेंगे, क्योंकि ये 4 चैप्टर हमारे लिए, ये 4 चैप्टर्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली हमें पहले उसको कवर करके जाना है। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ रिस्क फेस बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, और उसमें सबसे पहला रिस्क आपके पास क्या है? स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजी, तो जो भी आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी है, अगर वो उसको चेंज करने की जरूरत है, अगर हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको रिवाइज करना है। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर बिजनेस पूरा क्लोज हो सकता है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है, आप बैंकरप्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं किया। तो जैसे मार्केट में कंडीशंस चेंज हो रही है, मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, मार्केट में डिफरेंट फैक्टर्स वहां पर आ रहे हैं, तो उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, जैसा कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी को हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो देखिए, ए सक्सेसफुल बिजनेस ऑलवेज नीड ए कॉम्प्रीहेंसिव and detailed business plan. Everyone knows that a successful business need a comprehensive, well thought out business plan, but it's also a fact of the life that if things changes, तो अगर वहां पर चीजें चेंज हो रही हैं, अगर वहां पर देख लीजिए मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजी को भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा। जैसे मैं एग्जाम की बात करूं, अगर एमसीक्यू आ गए हैं तो पूरी स्ट्रैटेजी को वहां पर अलग तरीके से हमें लेके आना होगा, हर क्वेश्चंस को करके जाना होगा, छोटे से छोटे क्वेश्चंस को कवर करके जाना होगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। इवन द लीस्ट बेस्ट लेड प्लान्स, दिस इज द बेस्ट लेड प्लान्स बिकम आउटडेटेड इफ इट कैन नॉट कीप पेस विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो डेफिनेटली ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना है, तो पूरा ट्रेंड को हमें फॉलो करना है, और वो यहां पर स्ट्रेटेजिक रिस्क है। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेटेजिक रिस्क। सो स्ट्रेटेजिक रिस्क इज अ रिस्क इन विच ए कंपनी स्ट्रेटेजी, हाईलाइट कर लो, in which a company's strategy become less effective and it struggles to achieve its goal. ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रैटेजिक रिस्क है। इट कुड बी ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकली चेंजेस, तो कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज आया, साथ में न्यू कॉम्पिटिटर्स विल एंटर इनटू द मार्केट। आप देख रहे हो ना, पूरा टेक्नोलॉजी चेंज आया, पूरा ऑनलाइन आपके पास क्लासेस हो गई है, साथ में न्यू कॉम्पिटिटर्स विल एंटर इनटू द मार्केट, साथ में शिफ्ट इन द कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड एकदम शिफ्ट हो गई है, सबको फास्टली फटाफट करना है कोर्स, उसको वहां पर लेंदी कोर्स पे नहीं जाना, उसको फटाफट करना है, और भले ही वो पास हो या फेल हो वो बात की बात है, बट उसको शॉर्ट पीरियड में क्या करना है? कंप्लीट करना है। दिस इज द स्ट्रैटेजी जो मार्केट में आ गई है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, बट वहां पर मार्जिन्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। एंड ऑन एनी अदर नंबर ऑफ अदर लार्ज स्केल चेंजेस। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज योर स्ट्रैटेजिक रिस्क। ये मेरे पास क्या है? स्ट्रैटेजिक रिस्क है। साथ में दिस इज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोडेक, नोकिया। आपने देखा ही है, कोडेक वहां पर देख लीजिए डिजिटल कैमरा लाने में लेट हो गया, तो उस वजह से पूरी उसका देख लीजिए उसका फेलर हो गया, दूसरी कंपनीज वहां पर लेके आ गए, निकॉन आपके पास लेके आ गया। तो ये सब आपके पास आप देख सकते हैं कि ये सब वहां पर स्ट्रैटेजिक रिस्क है। जैसे सैमसंग वहां पर लेके आ गया था, आपके पास टच स्क्रीन, आपके पास फोन्स लेके आ गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, वैसे आपको अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो ये यहां पर उन्होंने कहा, दिस इज फ्रॉम डिजिटल बिजनेस, considered this innovation a threat to the core business model and failed to develop it. However, it paid the price because the digital camera was ultimately discovered by the other companies. If failed to develop, it will left behind. तो definitely वो पीछे रह गया। Similar example can be given in the case of Nokia. तो वो वहां पर टच स्क्रीन कैमरास, वहां पर टच स्क्रीन फोन्स को नहीं ला पाया, और उसका जो मार्केट शेयर है वो किसने कवर कर लिया? सैमसंग ने। However, a positive example, this is in the case of Xerox. तो वो वहां पर फोटोकॉपियर मशीन्स लेके आ गया, देख लीजिए, डेवलप ए क्विक लैक टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस द बिजनेस मॉडल टू डेवलप द लेजर प्रिंटिंग। तो लेजर प्रिंटिंग वो लेके आ गया, वहां पर इन्वेंट किया उसने, वहां पर डिजिटल फोटोकॉपीज, और इट सर्वाइव द स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड एस्केलेटेड इट्स प्रॉफिट फर्दर। तो ये मेरे पास क्या है? दिस इज योर स्ट्रेटेजिक रिस्क। साथ में सेकंड रिस्क जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं, दिस इज योर कंप्लायंस रिस्क, और वो तो बढ़ता ही जा रहा है। पूरा लेटेस्ट एग्जांपल है पेटीएम सर।
तो पेटीएम के केस में आप देख लीजिए, उन्होंने वहां पर कंप्लाइंस को फॉलो नहीं किया, आरबीआई के कंप्लाइंस को फॉलो नहीं किया और सीधा बिजनेस से आउट हो गया, पूरा शेयर प्राइस वहां पर देख लीजिए पूरा क्रैश हो गया। तो आप देख सकते हैं दिस इज द कंप्लाइंसेस, दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑन द कंप्लाइंसेस। तो पेटीएम का एग्जांपल अपने माइंड में रखना। तो एवरी बिजनेस नीड टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, for example with the advent of the Companies Act 2013 and the continuous updating of the SEBI guideline। तो आपने देखा ये कंपनीज एक्ट आया, सेबी गाइडलाइन, वहां पर आप देखेंगे सेबी रेगुलेशंस पूरा वीकली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, मंथली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, तो हमें उनको कंप्लाई करना है। सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आज के टाइम में इतना स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि वहां पर किसी भी बिजनेस को, वहां पर ब्रोकिंग फर्म को चलाना, कोई भी वहां पर रिसर्च एनालिस्ट फर्म को चलाना, वहां पर कोई भी एडवाइजरी फर्म को चलाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। रिसर्च एनालिस्ट अगर आप हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो तब आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे रेगुलेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो ऑल द रेगुलेशन, अदरवाइज यू विल बी आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज पड़ेंगी, वहां लिटिगेशंस में आप जा सकते हैं। तो डेफिनेटली कंप्लायंस रिस्क हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Each business organization has to comply with the plethora of rules, regulations, and the guidelines. Non-compliance lead to the penalties in the form of fine and imprisonment. So definitely fines and imprisonment हो सकता है। However, when the company ventures into the new business line, तो अगर वो नए business में जा रहे हैं और the new geographical area, the real problem then occurs। तो GST आप देख सकते हैं, तो इतना changes आ रहे हैं वहां पर, आपको उसको फॉलो करना है, उसके compliance को फॉलो करना है, अदरवाइज imprisonment, fines ये सब आपको लग सकते हैं। For example, a company pursuing the cement business is likely to venture into the sugar business in a different state, but the laws applicable to the sugar mills in that states are different, so that the possesses a compliance risk। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? Compliance risk। If the company fails to comply with the laws related to the new area or the industry, it will pose a serious threat to its सर्वाइवल। तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो ऑल द कंप्लाई, लेबर लॉज वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेट लॉज, हर स्टेट के कुछ वहां पर इंडस्ट्रीज के लिए अलग लॉज होते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ऑल द। तो जैसे आप देखेंगे वहां पर हिमाचल में आपको अगर वहां पर कोई फैक्ट्री डालनी है तो उसके लिए वहां पर अलग लॉज हैं, क्योंकि हर स्टेट के अलग लोग हैं, उनकी वहां पर कंडीशंस अलग है, उनका ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। तो डेफिनेटली वहां पर हमें अलग तरह से अपने कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। ठीक है, साथ में आपके पास एक सबसे बड़ा रिस्क आपके पास क्या है? दिस इज योर ऑपरेशनल, दिस इज योर इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क है वो पीपल की वजह से भी हो सकता है, प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है। तो दीज आर द कीवर्ड्स जो आपके माइंड में चलने चाहिए। तो दीज टाइप्स ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द इंटरनल रिस्क, it also related to the failure on the part of the company to cope with the day to day operational problems। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स ये सब फॉलो करने चाहिए, वहां पर इंटरनल वहां पर ऑडिट चलना चाहिए। तो वो सब चीजें जरूरत है वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कोई ऑपरेशनल रिस्क वहां पर ना हो। ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड टू द पीपल एज वेल एज प्रोसेस, हाईलाइट कर लो इस लाइन को। दिस इज रिलेटेड टू द पीपल एज वेल एज प्रोसेस। वी कैन टेक द एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी पेइंग आउट 1 लाख फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कंपनी इंस्टेड ऑफ 10,000। 10,000 की जगह 1 लाख दे दिया सर, पूरा ऑपरेशनल रिस्क है। आप कोई भी कितना भी अमाउंट दे रहा है वहां पर, तो यू नीड इंटरनल ऑडिट, वो आपको करने की जरूरत है। दिस इज ए पीपल एज वेल एज ए प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू चेक द वर्क ऑफ दैट पर्सन हु हैज मिस्टेकनली पेड 1 लाख। तो उसके लिए आपको इंटरनल ऑडिट की जरूरत पड़ेगी। इट कैन इंस्टॉल एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कैन फ्लैग ऑफ एन अनयूजुअल अमाउंट। तो वहां पर फ्लैग ऑफ सिस्टम, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक, वहां पर हम फ्लैग ऑफ कर सकते हैं कि अगर 20,000 से ऊपर कोई पेमेंट है तो उस केस में वो फ्लैग ऑफ हो जाए, और उस केस में वहां पर जो ऑडिटर है वो उसको चेक करे। ठीक है, साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है, दिस इज योर फाइनेंशियल रिस्क। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? दिस इज फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क। तो इस पे हमें पूरा फोकस रखना है। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है? दिस इज अबाउट द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशंस। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें वहां पर फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। काउंटर पार्टी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये सब आपके पास क्या है? दीज आर द फाइनेंशियल रिस्क सच एज प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा। Though political risk is not the financial risk in the direct sense, but same has been included as an unexpected political change in any foreign country may lead to the country risk। तो जब हम वहां पर वैल्यूएशन करते हैं और डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करते हैं, कैपेम मॉडल यूज करते हैं, तो तब आप क्या करते हो? रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ।
टेक्निकली वहां पर अगर मैं कोई फॉरेन में प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, वी आर कंसिडरिंग द कंट्री रिस्क प्रीमियम, और उसको कैलकुलेट करने के लिए भी वी हैव मॉडल्स, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास वैल्यूएशन मॉडल्स हैं, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्री रिस्क प्रीमियम। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंट्री रिस्क प्रीमियम। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट रेट, जब डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू कंसीडर द कंट्री रिस्क प्रीमियम, और तभी उसको इवैल्यूएट करेंगे, और तब जाके अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी देन वी हैव टू टेक अप दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास है, देख लीजिए, टू चेंज इन द फॉरेन कंट्री में लीड टू द कंट्री रिस्क दैट में अल्टीमेटली में रिजल्ट इन द फाइनेंशियल लॉस। Accordingly, the broader financial risk can be divided into the following categories. तो अब यहां पर आपके पास different categories हैं. We have counterparty risk, we have political risk, we have interest rate risk, we have currency risk, we have liquidity risk. तो ये आपके पास 5 रिस्क है, 5 पॉइंट अपने पास लिख लो। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर 5 पॉइंट आपके पास आएंगे। We have counterparty risk और the credit risk. इसको क्या बोलते हैं, credit risk. पॉलिटिकल रिस्क, वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में। वी हैव करेंसी रिस्क, फॉरेक्स में ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं, टेक्निकली समझ चुके हैं कैसे करेंसी रिस्क को मैनेज करना है। एंड वी हैव लिक्विडिटी रिस्क, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट आपने सीखा हुआ है सीए इंटर के अंदर, एग्जैक्टली वही पॉइंट है, ठीक है। तो वह इसलिए वो कनेक्ट करा रहा हूं, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, तो पॉइंट आपको भूलना नहीं बनता यहां पर। काउंटर पार्टी रिस्क और द क्रेडिट रिस्क, सामने वाला पार्टी पैसे ही नहीं दे रहा सर, तो दिस इज द काउंटर पार्टी रिस्क और द क्रेडिट रिस्क। तो यही आपके पास पॉइंट है, देखिए, दिस अकर्स व्हेन ड्यू टू द नॉन ऑनरिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी। तो उन्होंने भाई पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं वहां पर, दिस इज नॉन ऑनरिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी। तो आजकल आप देखेंगे ना, तो जो आपके पास एसएमईज हैं उनके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आया कि वहां पर अगर आपकी पेमेंट नहीं की तो एज ए डिडक्शन आपको वहां पर एक्सपेंसेस में अलाउड नहीं करेगा। तो इस तरह के गवर्नमेंट वहां पर देख लीजिए डिफरेंट प्रोविजंस लेके आ रहा है, जिससे कि वहां पर इस क्रेडिट रिस्क को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। तो द रिस्क occurs due to the non-honoring of the obligation by the counterparty, which can be the failure to the delivery of goods for the payment already made, or the vice versa, or the repayment of the borrowings and the interest, etc. Thus, this risk also cover the credit risk that is default by the counterparty. Definitely वो credit risk है ही सर, कि सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, वो प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर रही, वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही, वो पेमेंट्स नहीं कर रही, कोई भी गुड उन्होंने परचेज किया उसकी पेमेंट नहीं कर रही है, तो दिस इज योर काउंटर पार्टी रिस्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क आपके पास देख लीजिए, जब भी आप कोई फॉरेन में प्रोजेक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली यू आर फेसिंग द पॉलिटिकल रिस्क। और तभी तो क्या हो रहा है कि यहां पर जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, बेसिकली आप इजीली यहां पर बिजनेस कर सके, सबको वहां पर इन्वाइट कर रही है, वहां पर वन विंडो क्लियरेंस लेके आए। वन विंडो क्लियरेंस का पर्पस क्या है, कि वहां पर आपके जो भी रेगुलेशंस हैं वो एक ही जगह पे सारे क्लियर हो जाएं, जो भी कंप्लायंसेस है आप एक ही जगह जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कि जिससे पॉलिटिकल रिस्क कम हो जाएगा इंडिया का, और डेफिनेटली फिर लोग हमारे इंडिया में पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो एफडीआई, एफआईआई, ये सब हमारे एफपीआई सब हमारे इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो उस पॉलिटिकल रिस्क को वो क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट विल टेक द एक्शन, काउंटर पार्टी रिस्क को कम करो, पॉलिटिकल रिस्क को कम करो, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो आरबीआई बैठा है ना, वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को धीरे धीरे वहां पर आप देखेंगे कि इंडिया की जो करेंसीज हैं वो वहां पर देख लीजिए बहुत स्टेबल होने वाली हैं, और आगे जाके आपको दिखेगा कि इंडिया की करेंसी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग करेंसी एशिया में आपको बनने वाली है। तो डेफिनेटली आपको दिखेगा। तो वो सब किसका पार्ट है कि हम इस रिस्क को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस, जिससे पूरी दुनिया आके हमारे बिजनेस में, हमारी कंट्री में क्या करे, इन्वेस्ट करे, एफडीआई हो, एफपीआई हो, एफआईआई हो। तो वो सबको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये सब रिस्क को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो ये सब एग्जांपल देने का पर्पस क्या है कि वो रिस्क आपके माइंड में आ जाए कि वो रिस्क क्या है। तो जनरली दिस टाइप ऑफ रिस्क इज फेस्ड बाय एन ओवरसीज इन्वेस्टर एज द एडवर्स एक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कोई भी एडवर्स एक्शन ले ले, होस्ट कंट्री कौन है, मान लो इंडिया वहां पर कह रही है कि हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट लगाओ, तो दिस इज द होस्ट कंट्री, इंडिया इज द होस्ट कंट्री, में लीड टू द ह्यूज लॉसेस। दिस कैन ओनली बाय द फॉलोइंग फॉर्म: कन्फिस्केशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ओवरसीज प्रॉपर्टीज। तो वहां पर देख लीजिए कन्फिस्केशन, उसको एक्वायर कर लें, डिस्ट्रक्ट कर दें द ओवरसीज प्रॉपर्टी। तो आप देखेंगे ना, इंडिया ने जो पाकिस्तान की यहाँ पर इंडिया में प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंडिया में प्रॉपर्टी थी, काफी सारे क्या कर लिए, कन्फिस्केट कर लिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया है।
तो ये सब वहां पर इंडिया ने फॉलो किया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वहां की गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को ही वहां पर एक्वायर कर ले, वहां पर उसको डिस्ट्रक्ट कर दे, तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। रेशनिंग ऑफ रेमिटेंसेस टू होम कंट्री, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, आप अपनी होम कंट्री में $1 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ना। तो दिस इज योर पॉलिटिकल रिस्क। रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ लोकल करेंसी टू द होस्ट कंट्री इनटू द फॉरेन कंट्री, तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ज्यादा। रिस्ट्रिक्शन एज टू द बोरिंग, आप बोरो नहीं कर सकते। इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट्स, जो भी आप पेटेंट यहां पर बना रहे हैं वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड कर दिए हैं। एंड द प्राइस कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने प्राइस कंट्रोल लगा दिया, आप इससे ज्यादा पे नहीं सेल आउट कर सकते हो। दीज आर पॉलिटिकल रिस्क, और ये होता ही है, इंडिया में भी कॉमनली होता है ये सब चीजें, फूड ग्रेन्स को लेके या जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। या कोई गवर्नमेंट वहां पर देख लीजिए लीकर को बैन कर रहे हैं, तो बेसिकली उन कंपनीज का तो नुकसान हो रहा है ना। बिहार में जैसे हुआ तो काफी सारी कंपनीज का वहां पर नुकसान हुआ जिनके प्रोजेक्ट्स वहां पर थे, तो वो वहां पर लीकर डेवलप नहीं कर पाए। तो जैसे टाटा वहां गया था कैलकाटा, उसमें आपके पास वेस्ट बंगाल में प्रोजेक्ट लगाने गया तो उसको मना कर दिया गया, तो फिर वापस वो गुजरात आया। तो दिस इज इन द कंट्री, और वही चीज अगर फॉरेन कंट्री में हो रही है तो दिस इज योर पॉलिटिकल रिस्क, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल रिस्क। तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो वी हैव कन्फिस्केशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ओवरसीज